रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, आदाब। अरे बोलिए ना। मैं सलीमा रजा। जी, और मैं अरशद इकबाल। हमारे साथ क्या हो गया आपको? हम दोनों एक साथ आपका फिर से स्वागत करते हैं इसी साप्ताहिक प्रोग्राम में आए वे ये है रोशनी का कारवां। अरशद हाँ, अरशद, आज मेरा काम हो गया। ओह, लगता है आपकी कमर में चोट आई है, नहीं? अरे पूछो मत मियाँ, वो पिछले हफ्ते तुम्हारा घुटना टूटा था ना, या मतलब तकरीबन टूटा था। हाँ। आज मेरी कमर गई। लगता है कि तुम ही ने नजर लगा दी है, मुझे चोट लगी है। ये ठीक कैसे रहे? कैसी बातें कर रही हैं आप? खैर छोड़िए, ये बताइए कि आखिर हुआ क्या? कहीं आप किसी बाइक से तो नहीं टकरा गई? अरे नहीं भाई, अब मैं बताऊंगी तो तुम भी हंसोगे और हमारे सारे साथी भी हंसेंगे। नहीं, मैं नहीं हंसूंगा। वो ऐसा है ना कि रोज की तरह आज जब मैं आ रही थी ना, तो रास्ते में कुछ वो कूड़ा उड़ा पड़ा था, तो मैंने भी वो रोज की तरह ध्यान नहीं दिया और रोज की तरह आगे बढ़ी और वहीं पड़े केले के छिलके पर फिसल गए। भगवान जाने कैसे लोग होते हैं, रास्ते पर कूड़ा फेंक देते हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है ना? अब आप इस बार अपने दिल पे हाथ रख के एक सच बोलिए कि आपने कभी सड़क पे या घर के सामने कूड़ा नहीं फेंका? सच बताऊं? सच बताऊं? मैं सच बता रही हूँ कि ये गलत काम मैंने कभी नहीं किया, अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया। और इसीलिए और गुस्सा आ रहा है कि दूसरों के ऊपर कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हाँ, फिर तो वाकई गुस्सा आने की बात है, क्योंकि आपने ये गलत काम कभी नहीं किया। लेकिन भाई, जो लोग भी ऐसा करते हैं वो जरा दूसरों के बारे में सोचें, जिन दूसरे लोगों को इससे इनकन्वीनियंस होती है। वो बुजुर्ग लोग, वो दृष्टिहीन लोग, उनका क्या हाल होता, सोचिए जरा। अरे भाई, ऐसा लगता है कि तुम सोच कर आए हो कि धो धो कर मुझे सुनाओगे। हाँ, अब मेरा इसमें क्या कसूर है? अच्छा, लाओ हाथ लाओ। क्या करेंगी? अरे हम दोनों मिलकर अपने बाकी सुनने वालों के साथ ये वादा करेंगे कि हम अपने शहर को साफ सुथरा रखने में बढ़ चढ़कर अपना योगदान देंगे। हाँ, ये बात तो सही है। और इस तरह से सफाई नहीं कि घर की सफाई और शहर की गंदगी हो जाए। दोस्तों, आज जो मेहमान हमारे साथ हैं वो इस बात की जीती जागती मिसाल हैं कि कैसे आप अपनी सूझबूझ और इच्छा शक्ति से अपने जीवन को कामयाब बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं जगदीश चंद्रा की, जिन्होंने यूएस में सिराक्यूज यूनिवर्सिटी से डिसेबिलिटी स्टडीज में पीएचडी की हुई है। जगदीश दृष्टिहीन है और दिल्ली के एक जाने माने कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर हैं। तो चलिए इनके और हमारे साथी जॉर्ज इब्राहिम के बीच होने वाली दिलचस्प बातचीत का हम लोग भी आनंद उठाते हैं। नमस्कार जगदीश, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आप सारे किस यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं? आपका पीएचडी का विषय? मेरा जो सब्जेक्ट ओरिजिनली जो सब्जेक्ट है वो तो राजनीति विज्ञान है, लेकिन फिलहाल जिस सब्जेक्ट में मैं एनरोल हूँ वहाँ पर वो है, इट्स कॉल्ड डिसेबिलिटी स्टडीज, मतलब विकलांगता से संबंधित अध्ययन। और ये थोड़ा सा अलग हटके है, जो हक की लड़ाई है, नीति का सवाल है, इसी टाइप से लीगल इश्यूज हैं, कानूनी संबंधी जो इश्यूज हैं, उन सब पे बेसिकली उसका फोकस होता है। मेरा खुद का जो थीसिस है इस सब्जेक्ट में वो है हिंदुस्तान में विकलांगों के हक का आंदोलन, डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट इन इंडिया। आपने पीएचडी के सिलसिले में अमेरिका में 5 साल लगभग बिताए, तो इस बीच में आपका इंडिया आना जाना हुआ? मेरा जो थीसिस का जो टॉपिक है वो इंडिया से रिलेटेड है, तो नेचुरली इसका जो फील्ड वर्क है वो इंडिया में ही होना था। तो उन 5 सालों में से एक बार मैं बीच में आया था और लगभग 1 साल के करीब यहाँ पर बिताया। कई लोगों को इंटरव्यू किया, कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और फिर अभी वो मैं लिखने में लगा हुआ हूँ। काफी लंबा प्रोसेस है, मतलब अमेरिकन सिस्टम वैसे भी बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। आपको पीएचडी के लिए डेफिनेटली काफी 5-6 साल उन्होंने एवरेज लेके जाते हैं। जगदीश, आपके अनुभव में इंडिया और अमेरिका में विद्यार्थी जीवन में क्या फर्क है? फर्क तो जॉर्ज बहुत ज्यादा है, और ये फर्क अब खास तौर पे जब हमारे पास भी वो सब सुविधाएं आ रही हैं, हर चीज जो आज वहाँ अवेलेबल है टेक्नोलॉजी के मामले में, सुविधाओं के मामले में, वो हमारे यहाँ भी लगभग वही सब कुछ है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो ये है कि वहाँ कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। अब कानून हमारे यहाँ भी है विकलांगता से संबंधित, वहाँ लेकिन है कि कानून है तो उसका पालन करना एक प्रकार से आवश्यक हो जाता है। एक वहाँ पर ये है कि भाई एक जो देखने वाला व्यक्ति है उसको जो किताबें उपलब्ध हैं
उसी प्रकार से एक नेत्रहीन व्यक्ति को भी वही किताबें उपलब्ध होनी चाहिए जिस रूप में वो पढ़ पाए, यदि वो ब्रेल में पढ़ पाए या कंप्यूटर से पढ़ पाए या फिर कैसेट्स पे सुन के पढ़ें, तो वो सब आपको, वो यूनिवर्सिटी की जिम्मेवारी बन जाती है कि वो उसको उपलब्ध करवाएगी। कहा जाता है कि अमेरिका में अगर आपके पास खुद का गाड़ी नहीं है तो इधर उधर आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। आपका अनुभव कैसा रहा? एक कहावत है अमेरिका में, अमेरिका में यू नीड अ कार, अ गर्लफ्रेंड एंड अ जॉब। ये तीनों नहीं है तो आपकी ज़िंदगी दुश्वार है। छोटी सिटीज़ में कार बहुत ज़रूरी है, लेकिन यदि आप बड़ी सिटी में हैं तो वहाँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा है और आम जनता पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही ज़्यादा प्रेफर करती है। वैसे जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम है कि जिनको ड्राइविंग में प्रॉब्लम है या मोबिलिटी का इशू है, उनके लिए जिसको बोलते हैं वो कॉलर बस का सिस्टम बोलते हैं कि आप, और गाड़ी आपको आपके घर आएगी, आपको उठा के ले जाएगी, पिकअप करेगी, फिर वापस उसी टाइप से आपको बुक करानी पड़ती है एडवांस में। आपका जो जिंदगी का जो लंबा सफर है उसका शुरुआत हुआ था राजस्थान के एक छोटे से गांव झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। तो उन दिनों का कुछ यादें आप शेयर करेंगे? मैं एक्चुअली 6 साल तक पूरी तरह देख सकता था। उसके बाद अचानक से हुआ कि जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल एट्रोफी, आई थिंक दैट्स रीज़न, आई एम नॉट श्योर कि यही रीज़न है, क्योंकि मैं कोई बहुत पढ़े लिखे परिवार से नहीं था। तो माँ बाप का एक बहुत बड़ा कंसर्न ये बन गया कि अब हम लोग जब तक जिंदा हैं तो रोटी दे रहे हैं इसको, जब नहीं जिंदा रहेंगे तो उसको कौन रोटी देगा। तो ये एक बहुत मतलब अपने आप में उनके लिए बहुत शॉकिंग, मेरे लिए तो नहीं थी क्योंकि 6 साल का बच्चा कुछ खास जानता नहीं, उसके लिए तो ये लगता है कि रात को देख के चल रहा था, आज पता नहीं वो दीवार के साथ टटोलते हुए चल रहा है, कोई बहुत माइनर सा वो था। जब तक कि दुनिया पास में और बड़े लोग आके उसके रोने ना लग जाएं, अरे क्या हो गया बच्चे को। तो आप दिल्ली कैसे पहुंच गए? मेरे पिताजी यहाँ बैंक में नौकरी किया करते थे, बाकी भाई बहन माँ वगैरह सब लोग, दादा दादी गांव में ही रहते थे। तो बेसिकली ओरिजिनल तो जो वो इलाज के लिए मेरे को यहाँ लाया गया था। अल्टीमेटली फिर यही हुआ कि फिर क्योंकि वो दिल्ली में थे तो कहीं से उनको पता चला कि नेत्रहीन बच्चे भी पढ़ते हैं, उनके लिए भी स्कूल है। तो ये उनके लिए एक बहुत आँख खोल देने वाली एक अपने आप में सूचना साबित हुई और तुरंत उन्होंने मेरे को एक यहाँ पर स्कूल में डाला दिल्ली में। फिर मतलब वही है कि सारी पढ़ाई यहाँ दिल्ली में ही हुई, इनिशियली ब्लाइंड स्कूल्स में, फिर नॉर्मल स्कूल में और फिर कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जगदीश, अभी हमारे कार्यक्रम में एक गाना सुनने का वक्त हो गया है, तो आपका कोई पसंदीदा गाना? एक किशोर का एक गाना है, ये जीवन है, जो कि बहुत जिंदगी को बहुत अच्छे से फिलॉसफी को दर्शाता है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। जगदीश, इस वजनदार गाने के बाद हम आपके जिंदगी के लक्ष्य के बारे में बात करते हैं। जब आप स्कूल में थे तो आपने ठान लिया था कि आप कुछ बनेंगे, तो ये लक्ष्य क्या था और इस लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपकी रणनीति क्या था? 10वीं क्लास हमारे यहाँ बोर्ड के एग्जाम होते हैं और उस समय एक प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर कि भाई आपको अच्छा करना है, क्योंकि ये आपकी बोर्ड की जो 10वीं क्लास की मार्कशीट है जिंदगी भर देखी जाएगी। तो उस समय थोड़ा सा ये एक स्टेज आई कि मेहनत करनी पड़ी। और उस मेहनत करने से क्या होता है कि जब आप मेहनत करते हैं तो आपके मन में एक आत्मविश्वास पैदा होता है, और यदि आप आत्मविश्वास पैदा होता है तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं आगे करनी। तो उसके साथ साथ एक रियलाइजेशन भी आया कि भाई एक जो देखने वाला इंसान है वो तो अपना पटरी पे ठेला लगा के मूंगफली बेच के भी शायद अपनी ज़िंदगी जी लेगा जी, लेकिन मैं यदि मेहनत नहीं करूँगा तो मेरे पास अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी निर्वाह करने के लिए कोई अच्छा तरीका ही नहीं है। तो इसलिए मेरे पास जो एकमात्र ऑल्टरनेटिव है, एकमात्र जो विकल्प है वो ये है कि मेहनत है, यदि मैं अपनी ज़िंदगी को ठीक ठाक से जीना चाहता हूँ जी। तो उसके परिणाम स्वरूप एक मन में एक संकल्प जगा कि भाई कुछ करना है। एक बार संकल्प हो जाता है और आपके मन में लगन हो तो फिर मेहनत होती रहे तो जिंदगी फिर आगे हो ही जाती है जो आप करना चाहते हैं। जगदीश, कॉलेज में आपका मुख्य धारा के साथ पहला अनुभव रहा, तो इस अनुभव के बारे में थोड़ा बताइए। कॉलेज में आके पहली बार ये हुआ कि भाई मुश्किल से 4-5 ही ब्लाइंड बच्चे हैं, बाकी सब तो देखने वाले हैं और
सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं। तो एक प्रकार से थोड़ा सा अकेलापन तो लग रहा था, लेकिन अब यह है कि जिंदगी का उस समय, क्योंकि अब ये क्लियर हो गया, संकल्प बन गया था कि भाई मुझे मेहनत करनी है और जिंदगी में कुछ हासिल करना है। तो वो होता है ना कि जब आप एक चीज पे आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है तो उस तरफ आपका ध्यान ही इतना भटकता ही नहीं है। तो अब क्योंकि दिन रात खाली यही एक भूत सवार था कि पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, जिंदगी में कुछ बनना है, तो बाकी चीजें वो एकदम सेकेंडरी हो गई कि उस तरफ ध्यान ही इतना नहीं गया। और फिर ऐसे करते करते कैसे कॉलेज चला गया, कैसे फिर एकदम से नौकरी भी लग गई। नौकरी लगने के बाद तो जिंदगी एकदम बदल गई। तो दोस्तों, जगदीश चंद्र जी का जो जिंदगी का जो आगे का जो किस्सा है, हम लोग अगले हफ्ते सुनते हैं। आँख और दृष्टिहीनता से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway यानी EYEWAY.org पर विजिट करें। iWay, ये है रोशनी का कारवां। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रेल कई भाषाओं में मौजूद है, एक ऐसी स्क्रिप्ट होती है जिसका इस्तेमाल दृष्टिहीन लोगों द्वारा पढ़ने लिखने के लिए किया जाता है। जी हाँ, और शायद आपको ये भी पता होगा कि इस ब्रेल स्क्रिप्ट की रचना फ्रांस के लुई ब्रेल ने की थी। जी हाँ, तभी इसका नाम पड़ा ब्रेल। तो चलिए आज बॉलीवुड एक्ट्रेस नंदिता दास की जुबानी उनके बारे में कुछ और दिलचस्प बातें जानते हैं। लुई ब्रेल उस व्यक्ति का नाम है जिन्होंने दृष्टिहीनों के लिए पढ़ने लिखने का तरीका ढूंढा। सारी दुनिया उनके बारे में जानती है। सन 1809 में फ्रांस के कुप्रे गांव में उनका जन्म हुआ था। 3 साल की उम्र में ही एक दुर्घटना में उनकी दोनों आंखों की दृष्टि चली गई। हर पिता की तरह लुई ब्रेल के पिता भी चाहते थे कि उनका बेटा पढ़े और जिंदगी में आगे बढ़े। उन्होंने एक लकड़ी पर अक्षरों के आकार में कीले ठोककर पूरी वर्णमाला तैयार की। उस पर उंगलियां फेरकर लुई ब्रेल ने पढ़ना सीखा और पेरिस के रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ में लुई ने अपनी आगे बढ़ाई की। पता है, जब लुई ने दृष्टिहीनों के लिए वर्णमाला तैयार करना शुरू किया तब उनकी उम्र केवल 13 साल की थी। कई प्रयोग करने के बाद लुई ने 6 उभरे हुए बिंदुओं को विभिन्न क्रमों से मिलाकर पूरी वर्णमाला बना ली और ये उन्होंने किया 15 साल की उम्र में। 4 साल बाद लुई अपने ही इंस्टीट्यूट में अध्यापक बन गए, यानी 19 साल की उम्र में। लुई की एक मूल्यवान देन है ग्राफिग्राफी, जिसकी मदद से दृष्टिहीन और दृष्टि वाले दोनों ही एक दूसरे की लिखाई पढ़ सकते हैं। लुई बहुत ही बढ़िया पियानो बजाते थे। जिस घर में उनका जन्म हुआ था, आज वहाँ उनके नाम से एक संग्रहालय है। दृष्टिहीनता मनुष्य के प्रगति पथ पर बाधा नहीं बन सकती। लुई ब्रेल इसका जीवंत उदाहरण थे। Any action mentioned in this advertisement should not be imitated by anyone, especially by children. भाई साहब, ये आपको थम्स अप कहाँ से मिली? वो दुकानदारों ने तो कहा कि आखिरी थम्स अप खत्म हो चुकी है। थम्स अप चाहिए? जी। काफी सिंपल है। कैसे? उस बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पे पहुंच जाओ, फिर वहाँ से सामने वाली बिल्डिंग की छत पे छलांग लगाओ। हैं? उस छत से नीचे देखोगे तो थम्स अप का एक ट्रक जाता दिखेगा। हाँ। बस तार पकड़ के पहुंच जाओ और उसी पर से उठा लो। लेकिन मैं भी वहीं से लाया हूँ। मैं तो समझ गए। और सुनो जी, आखिरी थम्स अप जैसा कुछ नहीं होता। Thumbs Up is a registered trademark of the Coca-Cola Company. Contains added flavor, contains no fruit. नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर, एक रात हो के निडर मुझे जीने दो। रात हंसी ये चांद हंसी, तू सबसे हंसी मेरे दिल पर। साथियों, अभी जो गाना आपने सुना उसे गाया है बैंगलोर के ऋत्विक राजन ने, जो कि एक स्कूल के स्टूडेंट हैं। जन्म से ही दृष्टिहीन ऋत्विक को संगीत का बहुत शौक है और ये शोज में भी गाते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं को एक बार फिर ये याद दिलाना चाहते हैं अरशद कि अगर आप नेत्रहीन हैं और गाने का शौक रखते हैं जी, या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हैं,
तो हम इस शो के जरिए आपके हुनर को भारत के 29 शहरों के श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में दिल्ली के जाने माने रेटिना एक्सपर्ट डॉक्टर साइरस श्रॉफ हमारे साथ मौजूद थे, जो रेटिना से संबंधित सारे सवालों के जवाब दे रहे थे, जिन्हें हमारी हेल्प डेस्क से आपने संपर्क करके पूछा था। तो दोस्तों, डॉक्टर साइरस श्रॉफ से इस दिलचस्प जानकारी का सिलसिला जारी रखेंगे हमारे दोस्त प्रणय गड़ोदिया। डॉक्टर साइरस श्रॉफ, आपका स्वागत है इस हफ्ते फिर हमारे स्टूडियो में। पिछले हफ्ते आपने हमें काफी विस्तार पूर्वक रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के बारे में बताया था। आज हम आपसे जानना चाहेंगे एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन के बारे में, जो लोगों को उम्र बढ़ने के साथ हो सकता है। एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन जो ओल्ड एज में या वृद्ध अवस्था में रोशनी कम होने का, जो रेटिना के पॉइंट ऑफ व्यू से या पर्दे की जो बीमारियां हैं, उसमें सबसे आम या कॉमन मर्ज है। सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना है वो इस बात का कि ये ऐसी अवस्था है जबकि मोतियाबिंद जो सबसे एक आम या कॉमन कॉज है वृद्ध अवस्था में कम रोशनी होने का, तो वो भी इसी उम्र में होता है। तो अक्सर यही सोचा जाता है इस उम्र में मोतिये की वजह से रोशनी कम हो रही है, और वो हो रहा होता है मैक्यूलर डीजेनरेशन की वजह से। तो इसलिए इस चीज़ का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर जल्दी इसका पता चल जाए तो आजकल इसके लिए काफ़ी अच्छे इलाज उपलब्ध हैं, पर अगर लेट हो जाता है तो फिर कुछ नहीं कर सकते उसको ठीक करने के लिए। और डॉक्टर श्रॉफ, एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन यानी AMD के लक्षण यानी सिम्टम्स क्या होते होंगे? सिम्टम में एक चीज का ये बहुत ख्याल रखना है, इसमें जो धुंधलापन के अलावा अगर कोई भी जैसे चीज डिस्टॉर्शन अगर नजर आए, जैसे सीधी लाइन टेढ़ी मेढ़ी नजर आती है, या सडनली जो एक क्लियर इमेज के बीच में एकदम एक काला धब्बा सा दिखता है और साइड का साफ दिख रहा है और बीच में एक धब्बा सा नजर आ रहा है, अगर ऐसा, तो फिर एकदम उनको अलर्ट रहना है कि ये मोतिया नहीं है, ये मोस्ट प्रोबेबली मैक्यूलर डीजनरेशन की वजह से है। डॉक्टर साहब, AMD के कारण क्या क्या होते होंगे, जरा इस पे भी रोशनी डालेंगे? बेसिकली एजिंग चेंजेस हैं। जो पर्दे के नीचे जो एक लेयर होता है ब्रुक्स मेम्ब्रेन और कोरोइड, उसमें एजिंग की वजह से कुछ ऑक्सीजनेशन की कम होने की वजह से वहाँ के सेल्स कमज़ोर होते जाते हैं। तो एक तो ड्राई टाइप होता है जिसमें वो सिर्फ सेल्स काम करना छोड़ देते हैं और वहाँ का एक तरह से पर्दा सूख जाता है, वहाँ का जो महीन नज़र वाला एरिया है। वेट टाइप में इसी वजह से कुछ केसेस में अबनॉर्मल नसें बढ़नी शुरू हो जाती हैं वहाँ पे, जो कि उसमें से फिर फ्लूइड लीक करता है, पर्दे में पानी इकट्ठा हो जाता है और कभी कभी ये नसें एकदम से ब्लीड करके वहाँ पे पर्दे के नीचे ब्लीडिंग या हेमरेज हो जाता है। तो वेट टाइप में कई बार सडन एक रोशनी की कमी आती है उसकी वजह से। डॉक्टर श्रॉफ, AMD से बचाव किस तरह से हो सकता है, और अगर किसी को AMD यानी एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन है तो वो कैसे ठीक हो सकता है? बचाव के लिए भी ये देखा गया है कि उनको एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ जैसे विटामिन कुछ टाइप के हैं, विटामिन A, बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन, जियाजेंथिन, इस तरह के जो फॉर्मुलेशंस हैं, और डाइट में हरी सब्जी लेना, गाजर, पपीता, इस तरह जो पीले रंग के जो रहते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, वो लेने से भी बचाव हो सकता है कि इसका जो रेट ऑफ प्रोग्रेशन है या बढ़ना है ये कम हो जाता है। ट्रीटमेंट के लिए अगर ये जो मैं बता रहा था आपको कि नसें बढ़ती हैं पर्दे के पीछे, ये नसें अगर जो बीच पॉइंट, सेंटर पॉइंट जहाँ से बिल्कुल महीन नज़र होती है, वहाँ से अगर थोड़ा अलग हट के है तो उसको लेज़र के द्वारा ये नसों को जलाया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे केसेस कम ही होते हैं, ज़्यादातर वो ये नसें बिल्कुल सेंटर पॉइंट के नीचे ही बढ़ती हैं। पिछले 2 साल में एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं, एक दवाइयाँ हैं जिसको anti-VEGF वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर मेडिसिन कहते हैं, जो इन नसों के बढ़ने को रोकती हैं और जो नसें बढ़ गई हैं उनको भी श्रिंक करा देती हैं। इसके इंजेक्शंस आँख में दिए जाते हैं और उसके द्वारा ये हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 90% लोगों में ये डिसीज बढ़ने से उसको रोक सकते हैं और अबाउट 30 to 40% तक इसमें इम्प्रूवमेंट भी आ सकता है नज़र में। डॉक्टर श्रॉफ, क्यों ना इस सीरियस और इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन के बीच में एक म्यूजिकल ब्रेक लिया जाए। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे
पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, यूं ही चला चल दिल के सहारे करती है मन। डॉक्टर अशरफ, आंखों के पर्दे से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी। जरा इसके बारे में बताएं कि ये होता क्या है। डायबिटिक रेटिनोपैथी डायबिटीज की वजह से जो सबसे छोटी नसें जो होती हैं जिसको कैपिलरीज कहते हैं उसमें प्रॉब्लम आने लगती है। वो कैपिलरीज नॉर्मली जो उसके ब्लड और जो खून के प्रोडक्ट्स हैं वो कैपिलरीज के अंदर रहने चाहिए। ये कैपिलरीज के वॉल्स कमजोर होने की वजह से उसमें से फ्लूइड लीक करने लगता है और धीरे धीरे कुछ कैपिलरीज जो है वो बंद होने लगती हैं और उसकी वजह से कुछ पर्दे के एरियाज में ऑक्सीजन जहां पहुंचना चाहिए वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होते हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगले 20 वर्षों में इंडिया में सबसे ज्यादा व्यक्ति होंगे जिन्हें डायबिटीज यानी मधुमेह है। तो ये बताएं डॉक्टर साहब कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के रिस्क पे कौन है और इसके लक्षण क्या है। जिसको भी डायबिटीज है वो डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप करने के रिस्क पे है। तो साल में एक बार इसमें पर्दे की जांच करवाना किसी आई स्पेशलिस्ट से जो पर्दे के बारे में ज्ञान रखता है ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक इसके सिम्टम्स हैं जिसमें फ्लूइड ये लीक करता है बीच पर्दे में जहाँ से महीन नज़र होती है जो मैक्यूलर एरिया है, तो उसमें तो धीरे धीरे पर्सन को धुंधलापन बढ़ता जाता है, रीडिंग में दिक्कत आने लगती है। दूसरी जो रेटिनोपैथी होती है जो मैंने बताया था कि ऑक्सीजन कम पहुंचता है कुछ एरियाज में, तो ये 1 मिनट तक हो सकता है पर्सन की रोशनी बिल्कुल नॉर्मल हो और सडनली इसमें ब्लीडिंग होके और एकदम से नज़र जा सकती है। अगर इसका जल्दी पता चल जाए तो फिर उसके बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स हैं, इलाज है। तो चलते चलते डॉक्टर अशरफ ये भी बता दें कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और इससे नज़र कितनी इंप्रूव हो जाती है। इसके लिए एक तो प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। उसमें डायबिटीज़ का, अपने ब्लड प्रेशर का, एसोसिएटेड हीमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ये सब को अच्छी तरह आइडियली कंट्रोल करें तो रेटिनोपैथी को आगे बढ़ने से बहुत फ़ायदा हो सकता है, प्रिवेंशन हो सकता है। जिसको ऑलरेडी रेटिनोपैथी हो गई है तो उसमें अगर वो रेटिनोपैथी लीकिंग टाइप की है जो जहाँ फाइन विजन इफेक्ट होता है तो उसको लेज़र के द्वारा उसको वो फ्लूइड को सुखाया जा सकता है और उससे विजन इंप्रूव हो जाता है। जो एबनॉर्मल जहाँ नसें बढ़ के और ब्लीडिंग हो जाती है उसको भी अगर इन टाइम पता चल जाए तो लेज़र के द्वारा वो नसों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ताकि उससे ये ब्लीडिंग का खतरा न रहे। कुछ केसेस में अगर इस सब के बावजूद अगर ब्लीडिंग होती है या किसी केस में रेटिना डिटैचमेंट हो जाता है तो आजकल मॉडर्न जो सोफिस्टिकेटेड विट्रेक्टमी टेक्निक्स है, सर्जिकल टेक्निक्स, उसके द्वारा माइक्रो सर्जरी से ये ब्लड को रिमूव करके और पर्दे को हम अपनी जगह वापस सेटल कर सकते हैं और उसमें एटलीस्ट ज़्यादातर लोगों को एटलीस्ट अपनी एम्बुलेटरी या मूविंग अराउंड विजन वापस आ जाती है और अगर बीच पर्दा हेल्दी हो तो बहुत अच्छी नज़र भी वापस आ सकती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.eyeway यानी EYEWAY.org पर विजिट कर सकते हैं। ये है रोशनी का कारवां। लो भाई अरशद, घूम फिर कर अब फिर बारी आ गई अपने श्रोताओं को एपिसोड 23 में पूछे गए सवाल का जवाब बताने की। और अगर तुम्हें याद हो तो हमने पूछा था सवाल कि जो हम देख रहे होते हैं आँख के किस हिस्से पर उसका चित्र बनता है, और हमारे ऑप्शन थे ए कॉर्निया जिसका मतलब है पुतली, बी रेटिना जिसका मतलब है पर्दा, सी लेंस और डी आईलिड्स या पलकें।
और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि रेटिना, जिसका मतलब है पर्दा। और विजेता का नाम जाहिर सी बात है हम नहीं बताएंगे, बताएंगी हमारी साथी गुनीत सेठी। आज के हमारे लकी विनर इलाहाबाद के रहने वाले हैं और उनका नाम है मिस्टर अजय। आंखों में देखने की प्रक्रिया मैं आपको थोड़ी बताना चाहूंगी। बाहर की रोशनी हमारे कॉर्निया यानी पुतली पे पड़ती है और वहाँ से प्यूपिल से होते हुए लेंस पे जाकर पड़ती है। लेंस जो है वो आगे यही रोशनी को रेटिना यानी आंखों के पर्दे पे फोकस करता है, जहाँ पे इमेज बनती है। ये है रोशनी का कारवां। और भैया अब बारी है हमारे एपिसोड नंबर 29 के सवाल की, जो कि कुछ इस तरह है। दृष्टिहीन व्यक्ति ताश खेलते समय ताश के पत्तों की पहचान कैसे करते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं, उन प्लेयर्स की मदद लेते हैं जो देख सकते हैं, बी पत्तों की पहचान के लिए उन्हें अलग अलग तरह से मोड़ देते हैं, सी ब्रेल एम्बॉसिंग किए गए पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। So, how do blind people identify cards while enjoying playing card games? Your options are A. Take the help of other sighted players. B. Make folds on the cards for identifying them. C. Use cards having braille embossing on them. और याद रखिए कि जवाब भेजते समय अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें, वरना आपकी एंट्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। प्रोग्राम आई वे ये है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 49। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 09968329329 और आप अपना जवाब ब्रेल में भी भेज सकते हैं। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। सलीमा जी, आपके कमर का दर्द कैसा है? नहीं, मतलब मेरे कमर का दर्द तो खैर बहुत अच्छा, शुक्र है सही हो गया है, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि तुम बहुत मजे ले रहे हो, हैं? तो आप चलो चुपचाप अपने श्रोताओं से विदा लो और मुझे भी मरहम पट्टी कराने जाना है। अच्छा, तो दोस्तों आप सलीमा जी को दीजिए इजाजत मरहम पट्टी की, और मुझे दीजिए इजाजत कि हम फिर अगले प्रोग्राम में आपसे यूं ही मुखातिब होंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। ये है रोशनी का कारवां।